नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। बात कर रहे हैं हम कर्नाटक की, जहां पर मुख्यमंत्री का नाम अभी तक तय नहीं हो पाया है। सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार में से एक को चुनने को लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर लगातार जारी है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से कल डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया दोनों ने ही मुलाकात की, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कल की बैठक बेनतीजा रही। कोई भी नाम अभी तक फाइनल नहीं हो पाया। अभी और बात होगी आगे भी, और दोनों को ये कहा गया है कि दिल्ली में ही अभी आप रुकें। आज भी इस मुद्दे को लेकर बैठकों का दौर जारी रह सकता है। इससे पहले कल मुख्यमंत्री का नाम तय करने को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे की राहुल गांधी के साथ भी बैठक हुई थी, और कल ही खड़गे ने केसी वेणुगोपाल और कर्नाटक के जो प्रभारी हैं रणदीप सुरजेवाला और पार्टी के तीनों पर्यवेक्षकों के साथ चर्चा की थी। तो लगातार मंथन का दौर यहां पर चल रहा है, और 13 मई को नतीजे आए थे और भारी बहुमत से इस बार कांग्रेस ने वहां पर सीटें हासिल की है। जाहिर सी बात है, कोई नाम तय करना इतना आसान भी नहीं होगा। एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के समक्ष है। हमारे तमाम सहयोगी ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर के बाहर उमाशंकर सिंह मौजूद हैं। इसके अलावा बेंगलुरु में नेहाल किदवई और सौरभ शुक्ला, जहां सिद्धारमैया ठहरे हुए हैं आईटीसी मौर्या होटल में, वहां मौजूद है। सबसे पहले उमा का रुख करते हैं। उमा, एक तरफ पार्टी विधायकों से गुप्त मतदान कराया गया है, पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट ली गई है, वहीं दूसरी तरफ एक नाम तय कर पाना, जो पार्टी पूरे चुनाव में एकजुट रही है, और उसके लिए एक नाम तय कर पाना एक बड़ी चुनौती यहां पर अब साबित हो रहा है। जी बिल्कुल, और जो सूत्र कहते हैं हमारे वो ये कि डीके शिवकुमार उन्होंने जब मुलाकात की थी तो उन्होंने साफ कर दिया मल्लिकार्जुन खड़गे को कि या तो उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए या फिर वो कोई पद नहीं लेंगे। कुछ जो अफवाह चली जिसमें ये कहा गया कि उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, उस पर उन्होंने काफ़ी कड़ी प्रतिक्रिया दी और ये कहा कि कोई भी मीडिया हाउस अगर इस तरह की खबर देगा तो उसके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे। जाहिर सी बात है कि वो सरकार में नहीं शामिल होने की भी सोच रहे हैं, और ये भी हमारे सहयोगी राजीव रंजन की तरफ से ये जानकारी आई कि उन्होंने ये कहा है कि विधायक के तौर पे काम करने को तैयार हैं, लेकिन अगर मल्लिकार्जुन खड़गे मुख्यमंत्री बन जाए तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जाहिर सी बात है, एक तीसरे नाम को पेश करने की कोशिश उनकी तरफ से हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी प्रेसिडेंट हैं, हाल ही में बने हैं, बड़ी जिम्मेदारी उन पर है, वो वापस कर्नाटक जा नहीं सकते। राज्यसभा में वो नेता प्रतिपक्ष हैं, तो दो बड़ी जिम्मेदारी वैसे ही वो निभा रहे हैं। तो एक सांकेतिक तौर पर डीके शिवकुमार की तरफ से कहने की कोशिश हुई कि कोई तीसरा नाम जो है उस पर विचार किया जाए। एक और अहम बात ये भी है कि उनकी तरफ से जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि उन्होंने ये साफ कर दिया है कि कोई पद नहीं लेंगे अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो उन्होंने अपना जो पोजीशन है काफ़ी कठोर कर दिया है। और दूसरी तरफ हमें ये भी जानकारी मिली है कि जो एक सिद्धारमैया के पक्ष में फैसला लिया गया और ये बताया गया कि उनके साथ ज़्यादातर विधायक हैं, उसके बाद जो राज्य के प्रभारी जो है सुरजेवाला और जो संगठन महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वे डीके शिवकुमार को मनाएं। आज भी बैठक हो सकती है, 10:30-11 बजे एक बैठक यहाँ बताई गई है, लेकिन क्योंकि एक बड़ा ही इस तरह का सिचुएशन है कि हर पल कुछ न कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, तो देखते हैं कि आज जो बैठक होती है कब होती है, कैसे उनको मनाने की कोशिश होती है और कब सोनिया गांधी को इसमें शामिल किया जाता है ताकि वो डीके शिवकुमार को मनाएं। बिल्कुल, और यहाँ पर सौरभ शुक्ला भी है, आईटीसी मौर्या होटल जो है वहां पर सिद्धारमैया ठहरे हुए हैं। सौरभ, यहाँ पर कल हमने तस्वीरें देखी थी सिद्धारमैया की, थोड़े नाराज दिख रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे से जब मिल के आए थे। आप बताएं अभी तक उनकी क्या प्रतिक्रिया, क्योंकि यहाँ डीके शिवकुमार उनके नाम को लेकर राजी हो नहीं रहे, वो कह रहे हैं कोई तीसरा नाम होना चाहिए और एक विधायक के तौर पर काम करने को तैयार है। सिद्धारमैया का कोई रिएक्शन, उनके समर्थक क्या कह रहे हैं बाकी भी? देखिए, कल भी हम दिन भर यहाँ पर थे। सिद्धारमैया बिल्कुल मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। जहाँ आप एक तरफ देखेंगे पिछले 2 से 3 दिनों में डीके शिवकुमार की तरफ से कई प्रतिक्रिया आई कि वो ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं, पार्टी प्रेसिडेंट से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। तमाम प्रतिक्रियाएं डीके शिवकुमार की तरफ से आई, लेकिन सिद्धारमैया ने जीत के बाद से मीडिया से दूरी बनाई हुई है। वो जानते हैं कि विधायकों का जो मत है वो उनके पक्ष में है। जहां आईटीसी मौर्या में वो रुके हुए हैं, यहाँ पर 20 से 25 कर्नाटका के विधायक और पहुंच गए हैं, और आज सुबह भी अभी कुछ विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं। लगातार जो सिद्धारमैया खेमे के विधायक हैं उनकी यहाँ पर संख्या बढ़ती जा रही है, और सब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वो अपने नेता से मिलने आए। और सिद्धारमैया ने सारे अपने विधायकों को यही बोला है कि वो मीडिया में जाकर के कोई ऐसे बयान ना दें जिससे कि जो स्थिति है वो ख़राब हो। जैसे कि उमा बता रहे थे कि जिस तरीके से जो पार्टी आला कमान है वो सिद्धारमैया के पक्ष में है। जाहिर सी बात है, जब
सीक्रेट वोटिंग हुई थी तो उसमें सिद्धारमैया को ज़्यादा मत मिले थे डीके शिव कुमार की तुलना में। लेकिन डीके शिव कुमार का ये कहना है कि देखिए जो वो मीडिया में तो कुछ नहीं कह रहे, पर जो उनके लोग हैं, उनके जो करीबी लोग हैं, अभी कुछ विधायक यहाँ मिले, उनका भी यही कहना है कि देखिए डीके शिव कुमार ने भी पार्टी के लिए काफ़ी मेहनत की है, संगठन में काम किया है, ईडी रेड झेली है, जेल गए हैं, उनकी तबीयत भी नहीं ठीक है, तो ऐसे में उनका योगदान भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में सिद्धारमैया नहीं चाहते हैं कि कोई बयानबाजी करके वो अपने और डीके शिव कुमार के बीच में जो अब तक खुले तौर पर ऐसे निकल करके सामने आया है, नहीं है, बयानबाजी नहीं हुई है, उसको कुछ हवा दे दें। तो सिद्धारमैया बिल्कुल शांत हैं। कल वो जब खड़गे से मिले, लगभग 1 घंटे तक उनकी बैठक चली थी, शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। वहाँ से निकलने के बाद वो पार्टी के जो महासचिव संगठन हैं केसी वेणुगोपाल, उनसे मिले और उसके बाद फिर वो रणदीप सुरजेवाला जो पार्टी के महासचिव हैं और इंचार्ज हैं कर्नाटका के, उनसे मिले और रात में लगभग 10 बजे के करीब वापस होटल पहुंच गए थे। तो वो भी यहाँ पर मिलने का दौर उनका भी चल रहा है। जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री पद पर उनका नाम सबसे आगे है, लेकिन चूंकि डीके शिव कुमार नहीं मान रहे हैं तो देखना होगा कि आज क्या कुछ दिल्ली में घटता है, क्योंकि ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि आज तय हो जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन है। कल ऐसा लग रहा था कि कल ही तय हो जाएगा मुख्यमंत्री कौन बनेगा, पर ऐसा आज लग रहा है कि इसकी संभावना ज्यादा है। सौरभ, यहाँ पर बेंगलुरु में रुक करते हैं, हालांकि सारी गहमा गहमी इस वक्त दिल्ली में चल रही है। 2 बड़े दिग्गज जो दावेदारी पेश कर रहे हैं वो दिल्ली में ही है। नेहाल, आप बेंगलुरु में है, वहां किस तरह का माहौल है? क्योंकि यहाँ पर जो एक तर्क दिया जाता है, सिद्धारमैया को पहले बहुत सी जिम्मेदारी मिल चुकी है, नेता विपक्ष वहां पर रह चुके हैं, मुख्यमंत्री भी एक वक्त में रह चुके हैं, ऐसे में एक मौका दिया जाना चाहिए। जिन्होंने इतनी मेहनत की, डीके शिव कुमार ने, बावजूद उसके ईडी जैसी रेड उन पे पड़ी और वो पार्टी के साथ भी खड़े रहे, और भ्रष्टाचार का जो एक आरोप लगता है, ये कहा जाता है कि बावजूद उसके 1,22,000 से ज्यादा वोटों से डीके शिव कुमार जीते हैं। बेंगलुरु में इस वक्त क्या अपडेट, वहां क्या हलचल है? देखिए, इन सारे पहलुओं पर मैं बात करूंगा। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसके बारे में सौरभ और उमा आपको पहले ही बता चुके हैं कि वहां पर मंथन का दौर चल रहा है, लेकिन इस समीकरण को मैं आपको समझाऊंगा कि क्या सबसे बड़ा जो गतिरोध है डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया के बीच में, उसको दूर करने में पार्टी आलाकमान को क्यों परेशानी हो रही है। लेकिन इससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ। ये कर्नाटका विधानसभा का मुख्य द्वार है और ऐसी वीरानियत आपको यहाँ पसरी हुई शायद ही कभी दिखी होगी। मैं पिछले 15-17 सालों से यहाँ पर हूँ और ये वीरानियत आज पहली बार मुझे इस तरह से दिख रही है। एक गाड़ी आपको नहीं दिखेगी। दाहिने तरफ हमारे कैमरा पर्सन गोविंद मूर्ति जब कैमरा को पैन करेंगे, ये जो जगह है ये पार्किंग की जगह होती थी, और वो जो सामने गेट दिख रहा है वो मुख्य गेट है, उसको कहते हैं केंगल हनुमंतैया गेट। यहीं से मुख्यमंत्री, वरिष्ठ जो नेता होते हैं, वरिष्ठ मंत्री, अधिकारी सब इसी गेट से जाते हैं विधानसभा के अंदर। और ये विधानसभा का सैंक्टम सैंक्टोरियम है। बाईं तरफ जब कैमरा पर्सन गोविंद मूर्ति कैमरा घुमाएंगे तो आप देखिए ये पूरा विधानसभा देखिए। गोविंद, थोड़ा आप कैमरे को बाईं तरफ दिखाइए, पूरा खाली है। कहीं भी आपको गाड़ी की कोई हलचल, पुलिसकर्मी, नेताओं की आवाजाही, लोगों की आवाजाही बिल्कुल नहीं दिखेगी। और ये वो जगह है जहां पर पैर रखने की जगह नहीं होती थी। यानी जब तक मुख्यमंत्री तय नहीं होगा कि कौन राज्य का मुखिया होने जा रहा है, तब तक कुछ हालात ऐसे ही रहेंगे। अब आइए, अब समीकरण की बात आपको बताते हैं। डीके शिव कुमार अगर न होते तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर कांग्रेस आज इस मजबूत स्थिति में नहीं होती। इस पे कोई डिस्प्यूट कोई नहीं कर सकता। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर कांग्रेस ने पे सीएम के साथ साथ 40% कमीशन सरकार, यानी बीजेपी की जो बसवराज भौमी सरकार थी, उसके भ्रष्टाचार के नाम पर वोट मांगा। डीके शिव कुमार पर भ्रष्टाचार का केस चल रहा है। अगर उनको मुख्यमंत्री बनाया गया तो जाहिर है कि बीजेपी इसको बड़े पैमाने पर कैंपेन करेगी। और मान लीजिए कि अगर चूंकि वो बेजमानत पे हैं, अगर गिरफ्तारी होती है तो और किरकिरी होगी, इसीलिए पार्टी पीछे हट रही है। अब सिद्धारमैया की बात कीजिए। सिद्धारमैया 1999 में जब जेडीएस बनी, उस वक्त जेडीएस के आप कह सकते हैं नंबर 2 थे देवेगौड़ा के बाद। 2004 में जब चुनाव हुए यहाँ पर, उस वक्त भी उन्होंने नेतृत्व दिया जेडीएस को, और उस वक्त जेडीएस ने 58 सीटें जीती थी। और इसकी वजह क्या थी कि अगर देवेगौड़ा वोक्कलिगा को नेतृत्व दे रहे थे तो अहिंदा मूवमेंट जो 1972 में देवराज अरस ने शुरू किया था वोक्कलिगा और लिंगायतों के खिलाफ, यानी वो एक ऐसा आंदोलन था जिसमें एक एक्सपेरिमेंट किया था देवराज अरस ने, जो कि उस वक्त मुख्यमंत्री थे। और वो एक्सपेरिमेंट ये था कि अल्पसंख्यकों, शेड्यूल कास्ट और ओबीसी सबको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आना, और उसके बाद वोक्कलिगा और लिंगायतों का जो वर्चस्व है उसको खत्म करना। और ऐसा हुआ, वो 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे। इस बार और अब क्या होता है कि जो तमाम पृष्ठभूमि आप लगातार हम रिपोर्ट कर रहे हैं, आप बता रहे हैं विस्तार से, अब हमारी जनता, दर्शक समझ रहे हैं, लेकिन
अब विकल्प क्या है कांग्रेस को इस गतिरोध को तोड़ने के लिए? करना क्या पड़ेगा? कैसे मानेंगे सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार? देखिए, डीके शिव कुमार अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके पास भी कोई दूसरा विकल्प नहीं है। उनकी एक ही मांग है, और यकीन मानिए कि अगर सोनिया गांधी वहां पे आ जाती हैं या सोनिया गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अगर डीके शिव कुमार से बात कर लेती हैं, तो जो सोनिया गांधी कहेंगे डीके शिव कुमार वही कहेंगे। आप डीके शिव कुमार के घर में जाएं, उनके ड्राइंग रूम में जाएं, उनके दफ्तर में जाएं, जहां भी जाएं वहां सोनिया गांधी की कई सारी तस्वीरें मिलेंगी और हर जगह डीके शिव कुमार आपको सोनिया गांधी के साथ दिखेंगे। उन्होंने यहाँ पर बताया भी कि सोनिया गांधी को अपनी मां की तरह मानते हैं और जो कुछ भी सोनिया गांधी का फैसला होगा उस फैसले के खिलाफ वो नहीं जाएंगे। तो उनकी एक ही मांग है कि जो भी फैसला हो, जो भी एग्रीमेंट हो, जो भी बातचीत हो, ट्रांसफर ऑफ पावर की बात हो, वो सब सोनिया गांधी के सामने हो। और ऐसे में अगर सोनिया गांधी, उम्मीद की जाती है कि राहुल गांधी से जब डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया की बातचीत आज होगी, उस दौर के बाद शायद कहीं ना कहीं सोनिया गांधी भी इसमें इन्वॉल्व होंगी और तभी इस गतिरोध को दूर किया जा सकेगा। इसमें कहीं किसी तरह कोई संशय या दुविधा की स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो कोई दुविधा नहीं होगी जब सोनिया गांधी इस जो तमाम गतिरोध है बीच में उनका आना जरूरी है, जैसा कि निहाल आप बता रहे हैं। फिलहाल जो समीकरण बना हुआ है उसके मद्देनजर बहुत बहुत शुक्रिया बेंगलुरु से तमाम जानकारी देने के लिए। और दिल्ली में यहाँ पर उमाशंकर सिंह भी नजर बनाए हुए हैं। जो तमाम मुलाकातों का सिलसिला इस वक्त कल से ही जारी है। और इधर कर्नाटक कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ नेता जी परमेश्वर, उन्होंने भी मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी है। सुनते हैं उनको। ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾನು ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿರೋನು. ನಮಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು 50 ಜನ ಶಾಸಕರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಒಂದು ಕೂಗಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಿರ್ಚಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಪಕ್ಷದ ಶಿಸ್ತು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಮಂಥವರು ನಾವು ಆ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಶಿಸ್ತೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನವರು ನನಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅದು ಅವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದುಡಿದಿದ್ದೇನೆ, 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ನಾವೇ ಹೇಳೋದೇನಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೋಗಿ ಲಾಬಿ ಮಾಡೋದು, ನನಗೂ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಂಗಂತೇಳಿ ನಾವು ಅಸಮರ್ಥ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಸಮರ್ಥನಿದ್ದೇನೆ, ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ. तो बार बार सवाल उठ रहा है कि इतना वक्त क्यों लग रहा है। तब कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है जब यूपी में 2017 में मुख्यमंत्री का चुनाव करना था, योगी आदित्यनाथ का नाम चुना जाना था, तो 1 हफ्ता बीजेपी को भी लगा था। ये तमाम दलीलें दी जा रही है। बहरहाल कर्नाटक से एक सबक बीजेपी को क्या सीखना चाहिए, क्योंकि करारी हार उसकी यहाँ पर हुई है। बीजेपी क्या सोच रही है भविष्य में अपने प्रदर्शन को लेकर, उसके मन में क्या चल रहा है, ऐसी कई सवालों के जवाब दिए कार्यवाहक मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने। हमारे सहयोगी वीरा राघव ने बोम्मई से एक्सक्लूसिव बातचीत की, वो भी सुनते हैं। People were swayed away by freebies, number one. Number two, personally I feel that Congress were more organized and started earlier, which otherwise BJP used to do. And we took our decisions little late. And the campaign, the narration, which were we are supposed to be in the forefront, we could not. So the right messaging didn't go to the people. And our programs, even though they reached, the narration should have been set in. Some of our major decisions were also not reached the people. However, it was a hard-fought battle, and if you look into the vote shares, there is no much difference. But it didn't convert us the seats. Things can move on, improve. We have to recognize our mistakes, do the course correction, and we have to go forward. The major thing is that we have to do the party, prepare it quite early for Lok Sabha, and then we have to bring in some new blood
and new thinking at all levels. And we have to regenerate our workers. And probably within next 3 to 6 months, things will be changing and will favoring us. We have to learn a lesson from assembly, start it early, more well-oiled party machinery, and with all full steam and full commitment, you have to go ahead. और इस वक्त की खबर आपको बता दें, देश के कई हिस्सों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की इस वक्त रेड जारी है। ये रेड हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इसके अलावा यूपी, उत्तराखंड और एमपी में चल रही है। गैंगस्टर और आतंकी गठजोड़ को लेकर ये पूरी छापेमारी इस वक्त हो रही है। इस गठजोड़ को तोड़ने में एनआईए जुटी हुई है। पिछले कई दिनों से लगातार इस तरह की कार्रवाई चल रही है। G20 की टूरिज्म ग्रुप की 22 से 24 मई के बीच होने वाली बेहद अहम बैठक से पहले पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर खास अलर्ट है। सुरक्षा एजेंसियां टेबल टॉप अभ्यास कर रही हैं। सेना और सुरक्षा एजेंसियों के बीच 270 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग की सुरक्षा की समीक्षा की जा रही है। खासतौर पर गुलमर्ग और उसके आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीमा पर से आतंकी साजिश की आशंकाओं से निपटने के लिए खास रणनीति तैयार की गई है। दक्षिण कश्मीर में विशेष तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, जबकि एनआईए घाटी के अलग अलग हिस्सों में लगातार छापेमारी कर रही है। अब तक 70 ठिकानों पर एनआईए छापेमारी कर चुकी है। श्रीनगर में होने वाली G20 बैठक को लेकर पूरा जम्मू कश्मीर हाई अलर्ट पर है। सुरक्षा को लेकर सिक्योरिटी ग्रिड बिछाया गया है। एनआईए भी लगातार आतंकियों के समर्थकों के खिलाफ अभियान तेज कर चुकी है। इस महीने के पहले 15 दिनों में 70 जगह छापे मारे जा चुके हैं। जानकारी के मुताबिक ये सामने आया है कि जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है वो ओवरग्राउंड वर्कर्स या बिचौलिए का काम कर रहे थे और मैग्नेटिक बम और स्टिकी बॉम्ब की सप्लाई में भी शामिल थे। वो पाकिस्तान की शय पर ऑनलाइन नौजवानों को भड़काने का काम कर रहे थे। एनआईए के कहने पर केंद्र सरकार ने इस महीने 14 मोबाइल ऐप्स बैन कर दी हैं। अगले हफ्ते ये बैठक है। कुल 200 डेलीगेट्स इसमें होंगे, जिसमें 80 डेलीगेट्स G20 के देशों के होंगे। पाकिस्तान अपनी आंतरिक सुरक्षा बेहतर कर नहीं पा रहा है, लेकिन चाह रहा है कि G20 जब भारत में हो उसमें खलल कैसे डाला जाए, इसकी तैयारी वो कर रहा है। लेकिन सुरक्षा बलों ने ऐसा ना हो, इसके लिए 360 डिग्री रिव्यू भी कर लिया है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब बात ममता बनर्जी के विपक्षी एकता के फॉर्मूले की, जिसके मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 200 सीटों के आसपास चुनाव लड़ना चाहिए, जहां उसकी स्थिति मजबूत है, और जिन राज्यों में क्षेत्रीय दल मजबूत है वहां कांग्रेस को उनका समर्थन करना चाहिए। ममता बनर्जी के इस फॉर्मूले पर विपक्षी खेमे में राजनीति काफी तेज हो गई है। आरजेडी ने मंगलवार को कहा कि विपक्षी दलों को एक साझा रणनीति बनाकर ये कोशिश करनी चाहिए जिससे कि 85 से 90% सीटों पर बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच एक सीधी टक्कर, चुनावी टक्कर हो पाए। देखते हैं रिपोर्ट। Wherever is the Congress top in their respective 200 seat or something, what we have already calculated, let them fight, we will give support, no, nothing is wrong, but they have to see that they have to support the other political party also. I am giving you the support in Karnataka, but you are fighting against me every day. It should not be the policy. It is for everybody. If you want to get some good things, then you have to sacrifice yourself also in some area. तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस बयान से विपक्षी एकजुटता की संभावनाएं बढ़ रही हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ममता के फॉर्मूले का समर्थन किया है। आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय ममता बनर्जी जी, केसीआर साहब और बहुत सारे दल इसी कोशिश में हैं कि कोई रास्ता निकले और जो दल जहां मजबूत है उस दल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। उधर आरजेडी का कहना है कि लोकसभा की 85% से 90% सीटों पर विपक्षी दलों और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर सुनिश्चित हो, इसकी रणनीति बननी चाहिए। आरजेडी नेता मनोज झा मानते हैं सभी विपक्षी दल सहयात्री की तरह होने चाहिए।
जब एक मजबूत पक्ष ड्राइविंग सीट पर होगा और बाकी पिलियन राइडर हो सकते हैं। कि कांग्रेस विपक्ष में ऑल इंडिया नेशनल फुटप्रिंट की एकमात्र पार्टी, ऑल इंडिया नेशनल फुटप्रिंट, तो उनकी भूमिका बहुत है। कर्नाटक के नतीजों से यह भी लगा कि अगर जन सरोकार के मुद्दों को हम एक तरह से अपना इनएलिजिबल पार्ट बनाते हैं तो उसके जनता उसको समझती है, उसके पक्ष में खड़ी होती है, क्योंकि जनता को भी आसमानी मुद्दे नहीं, जमीनी मुद्दे चाहिए। तो जो तेजस्वी जी, नीतीश जी कर रहे थे बातचीत, कल ममता जी का बयान, तो अगर उसको आप देखें तो कोशिश ये होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा सीटों में 85-90% तक जाकर जैसे हो, जो भी तौर तरीका हो, 1-to-1 फाइट सुनिश्चित किया जाए। सब हो गया है, हम लोगों की बातचीत अनेक पार्टियों से हो चुकी है। अब उनके यहाँ चूंकि चुनाव था और चुनाव के बाद अब जो हो जाएगा उनका, और जब पूरा हो जाएगा तब डेट वगैरह हम लोग उसी समय उसके बाद निर्धारित करेंगे। लेकिन ममता बनर्जी के फॉर्मूले पर पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस की अपनी दलील है और शर्तें भी कि कांग्रेस के बिना बीजेपी के खिलाफ लड़ना और जीतना ये नामुमकिन है। आला कमान से मिले, आला कमान से बात करे, वो अलग बात है। बंगाल में हमारे साथ संघर्ष ममता बनर्जी की जारी है। तो यहाँ आके दिल्ली में आके बात करो ना। यहाँ हमारे नेत्री मैडम सोनिया गांधी जी है, राहुल गांधी जी है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी है, उनसे ये कहो कि मेरे जो गलती हुई थी वो गलती अभी हम दोबारा नहीं करेंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की बड़ी जीत के बाद ममता बनर्जी के ऐलान से राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता की राजनीति में नई संभावनाएं पैदा हुई हैं। अब यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस लीडरशिप ममता बनर्जी की इस पेशकश पर आगे क्या रणनीति अख्तियार करती है। दिल्ली से राजीव रंजन और प्रेम सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और बात करते हैं मध्य प्रदेश में सरकार के वादे की। पिछले साल मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव हुए और सरकार ने यह ऐलान किया था कि जिन पंचायतों में निर्विरोध सरपंच और पंच चुने जाएंगे उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन साल भर हो गया, राशि किसी को मिली नहीं है। हालांकि सरकार का यह कहना है कि रकम स्वीकृत हो गई है, कुछ ही दिनों में पैसे मिल जाएंगे। देखते हैं रिपोर्ट। गुना पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिसोदिया का जिला है। उनके निर्वाचन क्षेत्र की ग्राम पंचायत डिगडौली के सरपंच सहित पंच भी निर्विरोध चुने गए हैं। सारे पंच सरपंच महिला सदस्य हैं। यही नहीं, बमौरी की जनपद अध्यक्ष भी इसी गांव की हैं। पीछे मंत्री जी की तस्वीर लगाए बैठी हैं। सरकारी ऐलान से मिलना था 15 लाख, अभी तक मिला कुछ नहीं। सरकार द्वारा सभी पंचायतों, जैसे जहाँ जहाँ पंचायत निर्विरोध चुनी गई है, जैसे ही राशि आएगी हम पंचायतों में, जैसे आज कार्य योजना बनाई जा रही है ग्राम डिगडोली में, तो हम इस राशि का पंचायत में विकास कार्य करवाएंगे। सरकार ने 15 लाख की घोषणा दी थी, पर दिया नहीं। अब दे देते तो छोटा मोटा काम कर रहे, नाली बनवा देते, खुरंजा बनवा देते। धार जिले के धर्मपुरी जनपद पंचायत में पंधानिया में गांव वालों ने सरपंच और पंचों को निर्विरोध चुना। सोचा था पुरस्कार में मिलने वाली राशि से गांव का भला होगा, लेकिन अभी तक कुछ हासिल नहीं है। गांव वालों ने सब मिलकर निर्विरोध सरपंच चुना था मेरे को, तो जो भी राशि आएगी गांव में उसका विकास करना है। तो अभी तक कोई राशि नहीं आई। अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा तो कर दी। भानपुरा पंचायत में भी यही हाल है। सरपंच परेशान है, कोई पैसा नहीं मिला। भुवानिया में सारी महिलाएं निर्विरोध चुनी गईं, लेकिन यहाँ भी पैसा नहीं मिला। इसलिए निर्विरोध पंचायत चुनाव करवाने के लिए महिला संगठन आगे हुई थी कि सब अब महिलाएं आगे आकर अपने गांव में एक मांगलिक भवन का निर्माण करवाएंगे। अब हम जल्द से जल्द यह चाहते हैं कि हमारी पंचायत में वो राशि प्राप्त हो जाए और हमारे गाँव में मांगलिक भवन निर्माण का आविष्कार शुरू हो जाए, मुहूर्त। मध्य प्रदेश में लगभग 22,000 पंचायतें हैं। मध्य प्रदेश में 303 पंचायतों में निर्विरोध सरपंच पंच चुने गए। सरकार ने ऐलान किया था इन्हें 5 से 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। इन्हें समरस पंचायतों का नाम दिया गया था। शासन का कहना है 5,146 लाख स्वीकृत हो गए हैं। उसमें 8 कैटेगरीज ली गई हैं और उस पर ऑर्डर्स हो चुके हैं, ऑर्डर्स निकल भी चुके हैं। तो सारी महिलाएं जितनी भी निर्विरोध सरपंच हैं सारी प्रसन्न हैं। प्रक्रिया का एक अंग होता है, अप्रूवल के बाद में फाइनेंस में जाता है और फिर ऑर्डर्स के बाद में फिर पैसा उनके खातों में पहुंच जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि कहीं कोई दिक्कत उसमें आनी चाहिए। वायदे को साल भर हो गए, चुनावी साल आ गया। ऐसे में फाइल में स्वीकृति के बजाय सरपंच चाहते हैं पैसे जल्द से जल्द खाते में आ जाएं।
सरकार कह रही है रकम स्वीकृत हो गई है, लेकिन पंच सरपंच कह रहे हैं कि पैसे मिले नहीं हैं। शायद ऐसे ही हालात के लिए कभी अदम गोंडवे ने लिखा था, जो उलझ कर रह गई है फाइलों के जाल में, गांव तक वो रोशनी आएगी कितने साल में। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।